observed. ओके, वेरी नाइस। चलो बेहतरीन है। सो यू आर सेइंग कि बॉइलिंग, ओके, from okay, so boiling occur at a constant temperature, at a constant temperature, okay, and bubble seen in the boiling, very good bro। ओके, प्लीज आगे चलिए। Before injecting a patient, a doctor wipes a small amount of volatile liquid on to the patient's skin. Explain in terms of molecules how this procedure cools the patient's skin. हम्म। Um, अच्छा, इन्होंने वॉलेटाइल लिक्विड का, वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, कोई बता सकते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड, एनीबडी ब्रो, बता सकती हो प्लीज? um, it's when it evaporates. क्या क्या? इट्स It's when it evaporates easily. ओके। सो अच्छा लोग, देयर सेइंग, यासिर ब्रो मुझे 1 मिनट दो, मैंने आपको क्वेश्चन रीड कर लिया, मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। Okay. So in explain, they're saying explain in term of molecule. Okay, पहली तो ये चीज़ है, right? हाँ, अच्छा, आपका आंसर जो है उसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, राइट? सो जो भी आपके वॉलेटाइल लिक्विड होता है, राइट, वो क्या करते हैं, उनका उनका जो है ना, मतलब बहुत जल्दी वो एवेपोरेट होने लगते हैं। तो वो बेसिकली सराउंडिंग से हीट गेन करते हैं, उनके मॉलिक्यूल दे बिकम एनर्जेटिक एंड दे ब्रेक द बॉन्ड, दे लीव द सर्फेस ऑफ द बॉडी, लीविंग बिहाइंड द कूलर एंड लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, जो कि कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं पीछे, राइट? तो आपको ये आंसर लिखना होगा, ये रट्टा लगा लो, ये हमेशा बार बार यही आएगा। ओके, क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है। परफेक्ट। अच्छा जनाब, सही है, हम लिख लेते हैं भाई। हम कह रहे थे कि भाई मॉलिक्यूल्स गेन हीट, ओके, एंड साथ में जो है, सही, मॉलिक्यूल गेन हीट एंड बिकम energetic and break the bonds and leave the surface, okay, leaving behind less energetic molecule which reduce the kinetic energy, and you know that kinetic energy is directly proportional to the temperature with the temperature, okay? So ah man, come on, stuck। अच्छा, यासिर भाई को जब तक जवाब दे देते हैं। यासिर भाई कह रहे हैं, सर माय हैज शुड गेट न्यू प्रोफाइल। अच्छा, सो अच्छा, यासिर भाई, कॉपी एंड पेस्ट। यासिर सुन रहे हो ना? यासिर, आर यू देयर ब्रो? अगर लुक, देखो यासिर, हमने कहा कि भाई बॉइलिंग अगर थ्रू आउट द लिक्विड, ओके, और बबल फॉर्म्ड, राइट, और ये हमने दो बातें कह दी, सही है। डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग, अनअफेक्टेड बाय ड्राउट, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, सही है। सो ये अब आपके पास जो है, इनमें से आप कोई भी चीज़ लिख लोगे, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, सही है। अब वो कह रहे हैं कि बबलिंग जो है वो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट? अब आपने जो उसके अंदर लिखना है, क्या बोलते हैं अपना,
जो आपने बॉइलिंग के अंदर अगर आप लिख रहे हो, बस आप ये मेंशन कर दो कि किस चीज़ के अंदर वो हो रहा है, राइट। अगर आपने सिर्फ लिखा बबल सीन और कुछ भी आगे नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है उसका शायद नंबर ना मिले। बट यू हैव टू मेंशन कि आपके पास जो है बॉइलिंग कहाँ, बबलिंग कहाँ पे दिखेगी, राइट। बॉइलिंग के अंदर दिखेगी या एवेपोरेशन के अंदर। तो मे बी आपका जो आंसर होगा शायद उसमें जो है ना आपने स्पेसिफाई नहीं किया होगा, मे बी मिस ने आपका नंबर इसलिए काट दिया। ओके, समझ रहे हो ना भाई। अच्छा जी, आ जाओ भाई। सो हमने कहा कि भाई लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल विच रिड्यूसेस द काइनेटिक एनर्जी, हैंस reduces the temperature। सही है। सो कूलिंग इफेक्ट, बस ये इतना काफ़ी है, सही है, ये आप कह दो। तो स्किन कूल्स डाउन, राइट, अगर कहना चाहो तो कह दो, फाइन। आगे चलिए प्लीज। क्या नाम है, क्या नाम है, ईमान आगे Gas चलो। can be हम्म। compressed, but liquids are incompressible. Explain in terms of molecules why liquid are incompressible. हम्म। Because their molecules are they're everywhere. So नो, थोड़ा um, और अच्छा बताओ। दे आर लाइक गैस मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो बी एवरीवेयर ना। नो, yeah. देन Uh, can you say something about the separation between the gas molecules and the liquid molecule? yeah. Mm, Which one has a greater separation, the gas one or the liquid? gas. Gas, okay. So you can say that, okay, अच्छा इन्होंने कहा in term of molecules why the liquids are incompressible, so we can say that um, liquids have less separation between their molecules. They are approximately touching each other. They are approximately touching each other, so incompressible। okay, so आप समझ रहे हो ना। जी। distance between the molecule touching each other। ब्रो ये नो फिक्स शेप ना लिखो ब्रो, रूहान ब्रो, नो फिक्स शेप ना लिखो, उसमें ना प्रॉब्लम आ जाएगा। उसने वो नो फिक्स शेप, वो उस चीज़ को वॉल्यूम से रिलेट हो जाता है। ओके, अगर आप नो फिक्स शेप की बात कर रहे हो ना तो वो वॉल्यूम से रिलेट हो जाता है, तो उसका ऐसा कोई फ़ायदा होगा नहीं, लाइक, राइट। तो ये हो जाएगा। हाँ, तुम ये ऐड कर सकते हो कि भाई रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि गैसेस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो करीब करीब में, ऑब्वियस सी बात है, जब न्यूक्लियर टुगेदर होंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। सो यू कैन ऐड ऑन के ग्रेटर रिपल्सिव फोर्सेस। और ब्रो जो जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं प्लीज़ यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर लिखते रहो, मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, नो सॉरी, रिपल्सिव force between the molecule of the liquids are significant। okay, significant, fine। चलो, हो गया भाई, ये क्वेश्चन हो गया, आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ब्रो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके फाइन। रिपल्जन कह दो ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, खैर वो अट्रैक्शन ही होते हैं। चलो, ओके, हमारे पास कौन बच्चा करेगा। रुमैसा है हमारे पास, रुमैसा। जी सर। रुमैसा है, रुमैसा प्लीज रीड कर लो यार। Green light of frequency 5.7 to the power 1014 hertz is traveling in air speed 3 multiplied by 10 to the power 8 meters per second. The light is incident on the surface of a transparent liquid. Figure 6.1 shows the wavelength and direction of travel of the light in the air. The light travels more slowly in the transparent solid. To explain in terms of the difference while light changes direction as it enters solid, you may draw on figure 6.1 as part of your answers. ओहो, ब्रो मुझे बता सकते हो कि ये कौन से फिनोमेना की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। सर वो कि लाइट की स्पीड जो एयर में होती है वो
कम होती है और सॉलिड में ज्यादा होती है? आए वो तो साउंड में होता था भाई। उल्टा बता रही हो, सर फिर गलत याद शायद कर लिया। उल्टा होता है। अबे नहीं, क्या मतलब, लाइट की स्पीड इस वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है और दूसरे मीडियम के अंदर सबसे कम होती है। ओके। ओके। सही। और कोई आइडिया, और कोई आइडिया? सर डेंस टू लेस डेंस। वेरी गुड, somewhat like that, but this is less dense to dense because you are initially traveling in the air. Okay. And you are actually entering in ओके। the solid. Okay. ओके। अच्छा देखो, होता क्या है, होता ही है कि हमने तो ये पता है, हमने तो ये पढ़ा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि भाई नॉर्मल बना दोगे और अगर ये तुम्हारे पास सॉलिड है तो ट्रांसपेरेंट सॉलिड होना चाहिए, ग्लास ग्लास। सही है, तो तुम्हारे पास जो है ना लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। हम इस तरह से रट्टा लगाते हैं, राइट। हमें लॉजिक नहीं पता, लॉजिक समझ लेते हैं या रीजन समझ लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है, राइट। अब देखो सीन ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना दीज आर द वेव फ्रंट्स ऑफ द लाइट, मतलब लाइट बहुत सारी जो है ना, बहुत सारे लाइट की वेव जो है ना वो ट्रैवल कर रही है, राइट। अब जिस वेव ने इस पॉइंट पे हिट किया, राइट, वो बेंड हो जाएगी, राइट। यानी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि जैसे मीडियम चेंज होगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी, राइट। और जो बाद में एंटर होगी उसकी स्पीड तेज रहेगी, राइट। मतलब जैसे ये वाली वेव पहले एंटर हो रही है, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ये वाली जो है ये इसने स्टिल यहाँ तक ट्रैवल करना है और फिर ये बेंड होगी, राइट। मतलब अगर आप इस मीडियम को कंटिन्यू कर लो, राइट। तो जो पोर्शन मीडियम यानी दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो रहा है तो उसकी वजह से वो स्लो डाउन हो रहा है, और जो पोर्शन मीडियम के अंदर देर से एंटर हो रहा है वो देर से स्लो डाउन हो रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई द होल लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? यस सर। परफेक्ट। सही हो गया, तो यही कहानी हम यहाँ पे चिपका देते हैं। सही है, तो कहानी हमारे पास इस तरह से आ जाएगी कि भाई different different points of the wave front entering entering in solid at a डिफरेंट टाइम। ओके, एक बात तो ये हो गई, सही है, कि भाई डिफरेंट जो है वो डिफरेंट वेव फ्रंट जो है वो अलग अलग टाइम में आपके पास जो है अलग अलग टाइम में आपके पास वो एंटर हो रहे हैं। सही है, एंड फिर आप ये कह दोगे कि भाई द वेव that enter first will slow down, राइट। ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया कि भाई आपके पास जो है वो आपके पास स्लो डाउन हो जाएंगे एंड स्लो डाउन हो जाएंगे विच चेंज द एंगल, राइट। जो मतलब जैसे अभी एंटर हो रहा है तो ये जो है ना अगर यूं मूव कर रहा था तो ये अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो टुवर्ड द नॉर्मल बन जाएंगे ये और इस तरफ हो जाएगा, राइट। तो अब इसका एंगल चेंज हो गया, राइट। तो हमने यहाँ पे जो है ना ये तीनों बातें कर दी, सही है। तीन चीज़ें हमने कही कि भाई हमारे पास डिफरेंट वेव जो है वो डिफरेंट पॉइंट से एंटर हो रही है, तो उसकी वजह से जो जल्दी एंटर हो रहा है वो जल्दी स्लो डाउन हो रहा है, जो देर से एंटर हो रहा है वो देर से स्लो डाउन हो रहा है, राइट। तो ये हमारे पास चक्कर है, सही है। इन्होंने कहा कि यू मे ड्रॉ ऑन द फिगर 5.6.1 एज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। ओके फाइन, बना देते हैं भाई। सो अच्छा, तुम्हें पता है सबसे देखो, सबसे ये बच्चे ना इस तरह की डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है। बच्चों को लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा इसमें, कैसे बनेगी, राइट। देखो सबसे आसान है, वेव फ्रंट आ गई तो तुम्हारे हाथ पाँव नहीं भूलनी चाहिए, सबसे पहले नॉर्मल बनाओ, राइट। ये जो रे है इसी रे को तुम्हें पता है कि टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा कि जब तुम्हारे पास जो है वो डेंसर मीडियम में जाएगा, राइट। तो तुमने डेंसर मीडियम में जाते हुए टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर दिया, सही हो गया। अच्छा जनाब, जब तुमने टुवर्ड द नॉर्मल बेंड किया है तो अब तुम्हारे पास जो है तुम वो बना दो, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ्स बना दो, राइट, वेव फ्रंट्स बना दो, सही, लाइक दिस। सही हो गया, ये तुम्हारे पास वेव फ्रंट्स बन गया, सही। तीन बना दोगे तो भी काफ़ी है, सही है। बस तुम्हें ये दिखाना है कि उनका एंगल चेंज हो रहा है, ओके। चलो भाई ये हो गया, आगे आ जाओ, आगे रीड करो प्लीज़।
The refractive index of the transparent solid is 1.3. The light is incident on the surface of a solid, angle of incidence of 67 degree. Calculate the angle of reflection of the light in the solid. सर फॉर्मूला यूज करेंगे n is equals to sin I by sin R वाला. अबे क्यों? पहले केस तो देख लो यार, कौन सा केस है? सर साइन, लेस देन स्टूडेंट्स. इसी वजह से। सही है। जी सर, तो चलो, फिर यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. हाँ हमने हमने दो फॉर्मूले पढ़े होते हैं। हमने कहा होता है कि भाई हमने कहा होता है कि भाई n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। हमने एक फार्मूला ये पढ़ा होता है, और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा होता है n इज इक्वल्स टू साइन आर ओवर साइन आई, राइट। तो आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है। शिट 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 शिट, डोंट शट डाउन। बच गया बच गया बच गया, ओके। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि भाई हमारे पास जो है केस कौन सा है, ओके। सो केस हमने देख लिया कि भाई हमारे पास लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, और लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम के लिए ये वाला फार्मूला होता है, हमने लगा दिया। ये डेंसर टू लेस डेंसर के लिए, ओके। चलो ये आ गया। अब लगा देते हैं इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रखिए 1.3, सही है, इज इक्वल्स टू साइन आई, ओके। इन्होंने हमें इंसिडेंट एंगल बता रखा है 67, ओके। एंड रिफ्रैक्टेड एंगल हमें निकालना है साइन आर, ओके। सो तुमने साइन आर को वहाँ पे शिफ्ट किया, साइन आई यहाँ पे आ गया, साइन 67 डिवाइडेड बाय 1.3, राइट। रुमैसा, साइन इनवर्स करना आता है ना? जी सर आता है. अरे भैया हैवी मैथ्स हो गई है, तो बस बेहतरीन, जो भी ऊपर का आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एंड इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, बता दो प्लीज। 45.23. 45.23, ओके जनाब। अच्छा जी, 2SF के अंदर लिख लेते हैं, तो सब 45 लिख लेते हैं, राइट। यूनिट क्या लिखेंगे ब्रो? सर डिग्री का साइन लगाएंगे. गुड 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 गुड, ओके आगे आ जाइए। Determine the wavelength of the green light in a transparent solid. बेटा V 4 is नंबर दे equals रहा है to है F ना, lambda है ना? वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. 4 नंबर दे रहा है, नहा दो के पीछे पड़ जाएगा एग्जामिनर, ओके फाइन। आई है ही, सब तो दे रखा है उसने, क्या फायदा वो 4 नंबर देने का फिर। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये भी मेंशन किया हुआ है, द ग्रीन लाइट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी दिस मच इज ट्रैवलिंग इन द एयर विद द स्पीड ऑफ दैट मच, ओके फाइन। लेकिन पूछना क्या चाह रहा है, उन्होंने कहा डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ द ग्रीन लाइट इन द ट्रांसपेरेंट सॉलिड। क्या करेंगे अब? सो दे आर नॉट आस्किंग द वेवलेंथ ऑफ द ग्रीन लाइट इन द नॉर्मल एयर, राइट। समझ पा रही हो आप? नहीं समझ रही हो? नहीं सर, फिर हम लोग उस लाइट की स्पीड सॉलिड निकालेंगे. ओके वेरी गुड वेरी गुड। सो क्या फार्मूला होता था? एन इज इक्वल टू सी ओवर वी, राइट। दोनों केसेस के अंदर, सेकंड और थर्ड दोनों केसेस के अंदर ये फार्मूला होता था, ओके। सो 1.3 is equals to speed of the light in the air is 3 exponent 8, and speed of the light in the transparent solid is to be found। यहाँ पे आपने कर दिया डिवाइड, डिवाइड, बता दो भाई कितना आ रहा है। मैंने एक गलती की है, मैं इसके बाद में वो गलती दिखाऊंगा। सर कितना आया? अबे बोलने से पहले ही माइक बंद कर दिया, कैसे सुनूंगा मैं? सर 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8. 2.3 एक्सपोनेंट 8, फाइन, परफेक्ट। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गई। अच्छा ब्रो, क्या फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी? व्हाट यू थिंक? यस, क्या कहती हो? रिमेम्बर एनीथिंग? सर ये आसपास कौन तंग कर रहा है? सर बहन, कौन सी वाली, छोटी वाली है बड़ी वाली? छोटी वाली सर. अरे यार, उसको भी बुला लो क्लास में, कॉपी पेंसिल लेके बैठा दो। अच्छा फाइन, तो खैर कोई आइडिया आपके जहन में कि क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी? सर शायद फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट होती है ना. ऐसा किसने बोला? और ये कोई कोई सर ऐसा, आप. मेरे पे मत घुमाओ टोपी बेटा।
अच्छा, मैंने ऐसा बोला? सर दो केस थे, उसमें से एक की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, एक में नहीं थी, तो याद नहीं आ रहा कौन से में कांस्टेंट थी कौन से में नहीं थी। ओके ओके फाइन। अच्छा बच्चों, हमने हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब भी लाइट उसके अंदर ट्रैवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड ऑफ वेवलेंथ चेंज होती है, राइट? और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, राइट? तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, राइट? सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड तो पहले से चेंज हो गई है, वो हमने निकाल लिया, राइट? सो अब हम v इक्वल्स टू एफ लैम्डा अब यूज़ कर सकते हैं, राइट? स्पीड हमने नई वाली यूज़ करनी है, 2.3 एक्सपोनेंट 8, राइट? फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, एंड दैट इज गोइंग टू बी कितना कितना 5.7 एक्सपोनेंट 14, 5.7 एक्सपोनेंट 14। ओके, निकाल दो प्लीज़। सर इससे 0.00 पॉइंट्स वाला आंसर आ रहा है, तो इसे तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करूँ इसे? ब्रो ईएनजी का एक बटन होता था कैलकुलेटर में यार, भूल गई ना? 8 8 के ऊपर होता था, याद है? जी सर, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो करना खुद भी आता है, लेकिन वो जीरो के बाद इतने सारे जीरो हैं कि फिर वो अबे तो कैसे। दबा दो ना, अबे बटन दबा दो ना, वो खुद ही कर देना क्या कैलकुलेटर यार? मोबाइल Sir, लेके बैठे it's हो? 4.03 times 10 to the power negative 7. हाँ, 4.03। क्या समझ में आया? यस। जी सर, आ गया। नहीं नहीं, क्या कैलकुलेटर से समझ में आया? हुआ कैलकुलेटर से नहीं हुआ? जी जी सर, हो गया फिर। पता देख चल लो गया। बेटा, ये तुम जो है ना, ये मोबाइल का कैलकुलेटर लेके बैठी हो है ना, और तुम होशियारी कर रही हो। नहीं नहीं सर। अच्छा चलो, एज यू से। अच्छा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट क्वेश्चन था, राइट? तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, तुम्हें क्वेश्चन रीड करके पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ओके? उसने कहा ट्रांसपेरेंट सॉलिड के अंदर, तो तुम डायरेक्ट अगर ये वाला फॉर्मूला लगा के v इक्वल्स टू एफ लैम्डा और उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 लिखते, जो कि तुम्हें क्वेश्चन के अंदर डिसीव करने के लिए दे रखी है, तो तुम्हारा क्वेश्चन बेकार हो जाता है, ओके? एक और मैं तुम्हें अपना गलती बताने की वो गलती बताता हूँ। अगर तुम एक और काम ये कर लो प्लीज, कि 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 5.7 एक्सपोनेंट 14, जरा इससे भी निकाल दो वेवलेंथ कितनी आ रही है। यस। अबे इतना टाइम लगाओगे तो यार फिर क़यामत की शाम हो जाएगी यार। एक्सपोनेंट 14, आई एम गेटिंग 5.26, 5.3 exponent -7, right? So you can see that the wavelength in the air is greater than the wavelength in the medium, right? So you have to be careful कि तुम्हें जो wavelength यहाँ पे बनानी है, ये छोटी छोटी wavelength होनी चाहिए, right? करीब करीब होनी चाहिए, ओके? और मैंने इसका ध्यान नहीं दिया था शुरू में, ओके? दिस इज द करेक्ट वन, ओके ओके? सर। पुराना वाला इनकरेक्ट होगा, सही है। चलो परफेक्ट, हो गया भैया, पेपर हो गया। आ जाओ, ये कर लेते हैं। अम, अली, एक मिनट, नहीं अली से नहीं करवाएंगे, अली से अगला वाला करवाएंगे। अच्छा जी, कौन करवाएगा? रोहान से करवाते हैं। रोहान ब्रो रीड कर लो प्लीज, रोहानी वाला क्वेश्चन रीड तो रीड कर लो प्लीज। अबे शिट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी रोहान रीड कर लेंगे प्लीज। They don't explain in terms of molecules any change in the pressure of gas when the volume is reduced at a constant temperature. ओके, मैंने मैंने तुम लोग को बता रखा है कि मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का देना है, ओके? मे बी ऐसे ही क्वेश्चन दे दूँ, यही उठा के मैं दे दूँ, ओके? तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा जरूर देना है पेपर के अंदर, तुम्हें आना चाहिए कि जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन होंगे, ओके? तो जनाब क्या करेंगे आप? देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एनालाइज करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने तीन चीजें पढ़ी होती हैं, सही है? Yes. इसमें मॉलिक्यूल्स मतलब प्रेशर वॉल्यूम के बारे में प्रेशर, बताना है जब टेम्परेचर, हाँ जी, और वॉल्यूम, वॉल्यूम। सही है। अब देखो उसने कहा कि यस। एनी चेंज इन द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम इज रिड्यूस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यू आर नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट?
तो टेम्परेचर का Yes. काम खत्म हो गया, राइट? सो यू हैव टू रिलेट द वॉल्यूम एंड द प्रेशर, राइट? सो फॉर दैट आपको रिलेशन ध्यान में होना चाहिए कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता था आपस में, ओके? एंड अगर आप सोचो कि भाई अगर मैं एक चीज़ को, अगर मेरे पास जो है ना कोई गैस है, मैं उसको बहुत ज़्यादा इसकी स्क्वीज़ करूँ, तो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा उसका कोलिजन इंक्रीज होगा और बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोलाइड करने लगेगा, राइट? और अगर मैं उसका कोलिजन, अगर मैं उसको एक्सपैंड करूँ उस चीज़ को, तो फिर वो रिलैक्स हो जाएगी, राइट? तो आपको इसका जो है ना रिलेशन पता चल रहा है इस तरह से, राइट? तो बस अब आपने ये लिखना है, सही हो गया? Okay. तो हमने कहा कि भाई प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द व्हेन द वॉल्यूम इज रिड्यूस, ओके? प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, Increase होगा. गुड, इंक्रीज, राइट? और हम ये कहते थे कि भाई Pressure volume reduce हो जाएगा. ओके, अभी लेकिन वो होगा क्या? रिड्यूसिंग, एक मिनट, रिड्यूसिंग द सॉरी, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम will reduce the space for molecules, okay? So their frequency of collision, yeah, effective collision with the wall. What is that we have? With a wall, कह देते हैं, with a wall of the container increases, hence pressure increases. ओके? कुछ प्यारे बच्चे जो है ना वो ये लिखते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट? प्लीज काइनेटिक एनर्जी रिलेट मत करना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, देन यू आर अलाउड टू रिलेट विद द काइनेटिक एनर्जी, राइट? लेकिन अगर तो उसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, देन यू आर नॉट अलाउड टू रिलेट इट विद द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके? सही हो गया ना? चलो आ जाओ भाई। Complete table 4.1 to give the relative order of magnitude of the expansion of gases, liquid, and solid for the same increase of temperature. Write one of these words in each blank space. आसान से बहुत बच्चों वाले, जल्दी जल्दी बता दो, हो गया? चल आगे। Expand मतलब ज्यादा गैस हाँ और जी, कम ओके ओके। लिक्विड. ओए, लिक्विड कैसे? Solid. हाँ, सॉलिड, परफेक्ट। um, ये भी रीड कर लो ब्रो, इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट तो हो जाएगा, बाकी बाकी अरे हैवी क्वेश्चन आ गया। नहीं नहीं, तुमसे नहीं करा दे, ये पूरा क्वेश्चन हुआ काम से। अच्छा जी, एक मिनट, देखते हैं कौन सा बच्चा कर सकता है। यासिर बोल सकते हो? यासिर, यासिर तुम इतने दिनों से बोल नहीं रहे हो। हाँ जी। अरे यार, आई हैव सॉट एंड, अरे यार अली भी नहीं बोल सकता यार, इतने सारे लोग नहीं बोल रहे यार, कैसे काम चलेगा? मेरी तो क्लास ही खत्म हो जाएगी फिर। अच्छा ऐसा है, तो एक काम करते हैं फिर। किसे? अबे यार मेरे बच्चे नहीं दिख रहे मुझे। फिर मैं करा लेता हूँ खदीजा से। बोलो, क्या बोल रहे हो? इफत क्या बोल रहे हो? No, nothing, sir. अबे बोलो यार, कम ऑन, इतना शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा? नॉट सेइंग? अबे यार। Sir, can I do the question? ओके, यू कैन। Liquid is heated so that bubbles of its vapor rise to the surface and molecules escape to the atmosphere. State the name of the process. Boiling. भाई हाई ओए। A liquid is heated so that bubbles of its vapor सॉरी rise. सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। That is boiling. बॉइलिंग बॉइलिंग बॉइलिंग, अबे यार, बॉइलिंग। फाइन, आगे चलिए। The next one will be evaporation. और क्या, कैसे पता चल रहा है आपको बॉइलिंग और इवेपोरेशन का वैसे? Molecules are escaping from the surface at a lower temperature. वेरी गुड। सो बॉइलिंग के अंदर तो बबल एक तो पता चल रहा है, राइट? एंड दूसरे के अंदर आपके पास जो है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। चलिए आगे आ जाइए प्लीज।
The metal block has a mass of 2.7 kg. The metal of the block has a specific heat capacity of 900 joules per kilogram degree Celsius. In 2 minutes and 30 seconds, the temperature of the block increases from 21 degrees Celsius to 39 degrees Celsius. Calculate the power of the heater. Hmm. P अच्छा, equals mc delta. okay. P equals to mc delta T and plus Hmm. नहीं, इनकम्प्लीट फॉर्मूला। और ये P क्या है फिर? ये P क्या है? Is it the power or is it the energy or heat supplied? Power, sir. Power? No, फिर तो ऐसा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। So, okay, very good. So basically, E is equals to mc delta T is actual formula where E is the heat supply or heat remove. Okay, and Sir, power times time, right? Or yes, so energy or power is equals to energy over time यार, राइट। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पेपर में एक इस तरह का देना है, ओके। सो प्लीज़ अपना दिमाग वो करके आना, दिमाग में रखना कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, ओके। दो तीन फार्मूला एक साथ लगा करते हैं इसमें, सही है ना। सो ये दो फार्मूला एक साथ लग रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे तो आपने ये वाला फार्मूला लगाया एंड इसके अंदर आप सामान रख लो, चीज़ें रख लो। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पावर टाइम्स टाइम इज़ एनर्जी, राइट। सो यू कैन इक्वेट दिस विद पावर टाइम्स टाइम एंड अब यहाँ पे जो है ना, वो अब आप पी को सब्जेक्ट बना लो एंड जस्ट शिफ्ट ईच एंड एवरीथिंग दैट साइड, और अब आप इसको सॉल्व कर लो, राइट। चलो आ जाओ भाई, कर लेते हैं। अच्छा, सो अब यहाँ पे हमारे पास मास कितना दे रखा है? 2.7 kg है, सही है, 2.7 kg है। एंड हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 900 जूल्स, और हमें दे रखा है चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 21 टू 39, हाउ मच? 18, 18, 18। सो एंड हमें 2 मिनट 30 सेकेंड। टाइम कितना हो जाएगा ब्रो? इफ़त ब्रो, टाइम कितना हो जाएगा? यस, 150 seconds, sir. 150, क्योंकि आपके पास 2 मिनट है। यू कन्वर्ट दैट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 60, और ओके फाइन। सो 150, ओके, कैलकुलेट कर दो प्लीज। कितना आया? 291. 291। यूनिट, यूनिट क्या लिखूं ब्रो? डॉलर्स, यूरो, पाउंड, Sir, watts. वॉट्स, ओके। 200 एंड कितना था भाई, प्लीज वो बताना। 291.6. 291। सो हम 290 ले लेते हैं, ओके, 2SF के अंदर, एंड वॉट्स, फाइन, वेरी गुड। आगे आइए प्लीज। State and explain a precaution that can be taken to improve the accuracy of the experiment. Hmm. एनी आइडिया? कोई रैंडम गैस, कोई अच्छा देखो, एक प्रॉब्लम वैसे आपको दिख रही है क्वेश्चन के अंदर, कि इन्होंने यहाँ पे हीटर तो लगा रखा है, बट व्हेन द हीटर हीट्स द मेटल, व्हाट इज मेटल ब्लॉक, राइट। तो जब वो हीट गेन करेगा मेटल ब्लॉक, तो हीट लॉस भी होने लगेगी सराउंडिंग के अंदर, नहीं? Oh, yes. राइट। सो Yes, sir. दैट इज व्हाट मेक्स द एक्सपेरिमेंट इनएक्यूरेट, राइट। तो अगर Sir, हम so system. बोलो बोलो, क्या करें? So we'll put this experiment in a closed system. Okay, very good. Or we can surround this by an insulating or some insulator or some pl- Something that. something that can reduce heat loss. Okay, Yes, sir. सही हो गया, चलो, ओके। सो हम ये कर सकते हैं कि भाई that can be taken. Okay, so a precaution that can be taken. So you have to um, हम कह सकते हैं कि भाई perform in closed system. Okay, यार या um, चलो फाइन। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई दिस कैन
reduce the heat loss to सराउंडिंग। फाइन, चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, बेचारा बच्चा हमारा बोल ही नहीं सकता है। अच्छा जी, हम करा लेते हैं, हमारे पास बच्चे तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं। खदिया से करवा लेते हैं। खदिया प्लीज़ रीड कर लोगी यार। Figure 6.1 shows a water wave in a ripple tank. हम्म। State the name of the process that occurs as the wave moves from region A to region B. क्या कहते हैं ब्रो इसको? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लैक्ट, Um, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। Refraction, कैसे, क्यों? क्योंकि वो bend हो रही है. गुड। सो हमने कहा कि भाई रिफ्रैक्शन। गुड वन। ओके, आगे आ जाइए प्लीज। Suggest a cause for the change in direction of the wave. हाई हाई, ये तो हम फंस गए। अच्छा, क्या कहेंगे? कि वो um, rarer to denser medium में जा रहा है. हम्म, नहीं, उसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो denser to rarer. लेकिन आपको कैसे पता चल रहा है? चलो ओके, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं चेंज इन मीडियम। ओके, रादर देन सेइंग कि भाई रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, फंस जाएंगे हम। सही है, यानी क्योंकि देखो यहाँ पे याद है ना, यहाँ पे याद होना चाहिए कि हम शैलो टू डीप वाटर कह देते हैं, राइट? यहाँ पे रेयर और डेंसर का थोड़ा सा ऑपोजिट केस था, याद है? जी. तो ये मसला था। तो हम ये तो चेंज इन मीडियम कह सकते हैं, या हम इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? या हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना, वेव की स्पीड अलग अलग है, राइट? हर दो केसेस के अंदर, राइट? अभी हम देख के आ रहे हैं कि भाई अगर, जैसे अगर वेव फ्रंट्स आपके पास हैं, सही है, सो ये वाली वेव फ्रंट देर से एंटर हो रही है, लेकिन इसका जो ये वाला पोर्शन है जल्दी एंटर हो रहा है, राइट? सो ये चूंकि जी. जल्दी एंटर हो गया, सो दैट इज वाई इट टर्न्स और इट बेंड्स, राइट? लेकिन ये बैंड नहीं हुआ क्योंकि अभी एंटर नहीं हुआ है, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड बिटवीन द टू रीजन, दिस इज अकर। ओके, ठीक. ड्यू टू, and that difference in speed is basically due to the difference in medium, right? So due to the difference in speed of wave। मैं थोड़ा थोड़ा लंबा लिख रहा हूँ, सही है, ताकि तुम लोग को पूरा सेंस बन जाए। तुम छोटा सा भी लिखोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, सो इन स्पीड ऑफ द वेव इन टू रीजन। परफेक्ट, चलिए आगे चाहिए प्लीज। Figure 6.2 shows a transverse wave. On figure 6.2, draw a wave which has half the amplitude and a greater frequency than the wave shown. ओके, इन्होंने कहा कि हाफ द एम्पलीट्यूड एंड, हाँ जी, क्या 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 बने, क्या करें, कैसे बनाएं? कि आप लेंथ को कम कर दें और मतलब ज्यादा बनाए वेव्स. हाँ ओके, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे वेव आ रही है एक दो, 2.5 वेव आ रही है, तो हम इससे ज़्यादा बना दें ऐसा? जी. चलो फाइन, और दूसरा क्या काम करें? लेंथ को हाफ कर लें. चिपटा कर दें। जी. अ, हम्म, ये हो गया, सही है ना? जी. सो परफेक्ट परफेक्ट, चलो ओके, आगे आ जाइए। A train travels along steel rails. A person waiting at a station hears the sound of the train through the rails before he hears the sound through the air. Explain why this happens. हम्म, क्योंकि sound travels faster in a solid. ओके, वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा, स्पीड वगैरह याद है वैसे? कोई रैंडम स्पीड गैस? जी, solid में 5000 मीटर पर सेकंड ओके, वेरी गुड, और liquid में 1500 and air में 330. नाइस नाइस नाइस। ओके, सो साउंड ट्रेवल फास्टर इन, यहाँ पे इसने कहा है कोई चीज़ दी है, रेल, ओके, स्टील इन्होंने कहा है, तो हम सॉलिड की बजाय स्टील ही मेंशन कर देते, राइट?
अच्छा, अपने आंसर अगर उसने क्वेश्चन के अंदर ना कोई सिनेरियो बनाया हुआ हो, सही बच्चों ये ध्यान में रखना, अगर कोई सिनेरियो उसने बनाया हुआ हो ना, तो अपने आंसर को ना उसी सिनेरियो के हिसाब से लिखना, राइट, लाइक रादर देन राइटिंग सॉलिड, राइट, स्टील, राइट, क्योंकि उसने स्टील मेंशन कर रखा है क्वेश्चन के अंदर। खैर ओके, आगे आ जाइए प्लीज। The speed of sound in the rails is 5800 meter per second. Calculate the wavelength of the sound of frequency 1100 hertz traveling at this speed. क्या फॉर्मूला ब्रो? V equals to f lambda को आप कर लेंगे V over ओके, f. कर लिया। एंड वी हमारे पास है 58001100, and ones are fives are 5.3, so twos are and 5.26 5.27, okay, so 5.3 ले लेते हैं, 5.3 ले लेते हैं, 5.3 मीटर ले ले, मीटर मीटर, हाँ मीटर, मीटर, फाइन, गुड वन बच्चों, परफेक्ट परफेक्ट, सही हो गया। ओके खजिया, समझ में आया ना खजिया? जी समझ आ गया। ओके, आ जाओ भाई, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। हमारा एक छोटा सा भाई है, प्यारा सा भाई, मुइज भाई जरा रीड कर लेंगे प्लीज, मुझे जरा रीड कर लो क्वेश्चन। In figure 7.1, a converging lens project a sharp image of an object onto a screen. Complete the path of the two rays up from the object to the screen. हम्म, अच्छा इन्होंने कहा लेंस प्रोजेक्ट्स अ शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। मोइस, अगर ये पूछ रहे हैं कि शार्प इमेज बन रही है, तो शार्प इमेज का क्या मतलब होगा? यस मोइस। यस, कुछ तो बताओ यार। नहीं, तुक्का लगाओगे? देखो, शार्प इमेज का जब भी बनती है तो इसका ये मतलब होता है कि ऑल द राइट लाइट रेज आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट, ओके, तो सारी की सारी चीज तुम्हारी स्क्रीन पे फोकस हो रही है, राइट। अगर तो लेट से तुम में से कोई एक बच्चा ऐसे बनाए, मैं पहले गलत बना रहा हूँ, उसके बाद फिर सही बना रहा हूँ, दिस इज द इनकरेक्ट वर्जन, ओके, दिस इज द इनकरेक्ट वर्जन, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि स्क्रीन पे शार्प इमेज बन रही है, लेकिन आपकी जो शार्प इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, राइट, सो दिस इज द इनकरेक्ट, ओके, सो you have to converge each and everything right here, okay। तुम्हें याद होगा लास्ट क्लास में हमने लेंस की जो बात की थी, कि हमने कहा था कि अगर रेटिना से पीछे इमेज बनती है या रेटिना से पहले इमेज बनती है तो वो दोनों अनशार्प होती हैं, उसके लिए डॉक्टर आपको दो आंखें और दे देते हैं, समझ रहे हो ना, तो आप ताकि अच्छा देख सको, तो वो बेसिकली फिर आपके जो ग्लासेस होते हैं वो आपकी इमेज को बिल्कुल आपके रेटिना पे फोकस करते हैं, ओके। चलिए मुझे आगे आ जाओ। The converging lens in A is replaced with a thinner converging lens. The object O and the screen remain in the same position as in A. The thinner converging lens has a longer focal length than the converging lens in A. Complete the part of the two rays from the object of to the screen in figure 7.2. हम्म, अच्छा, क्या क्या फर्क हो सकता है आपके ख्याल में, वो इसको आइडिया आपके जहन में? देखो, अगर इसने कन्वर्जिंग लेंस को थिन कर दिया है, राइट, तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग है वो कम हो गई है, राइट। पहले पहले अगर पहले वाले केस के अंदर तुम देखो, इतना मोटा सा कन्वर्जिंग लेंस था तो वो सारी इमेज सारी रेस को यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था, राइट। अब पतला सा कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका मतलब है वो उस पॉइंट पे कन्वर्ज ही नहीं कर सकेगा, वो रेस रेस पीछे चली जाएंगी, जैसे मैंने पहले केस में बताया था, राइट, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके। सो अब यहाँ पे कन्वर्जेंस हो जाएगी, राइट। तो जब तुम स्क्रीन पे इमेज देखोगे तो तुम्हें ब्लरी सी इमेज दिखेगी, राइट, तुम्हें उसके एजेस क्लियर नहीं होंगे। शार्प इमेज का मतलब होता है कि परफेक्ट एजेस आ रहे हैं, राइट, बिल्कुल क्लियर एजेस आ रहे हैं, तुम एजेस को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। चलिए आगे आ जाइए ब्रो। Converging lens is used as a magnifying glass. The focal length of the lens is 10 centimeter. Describe the position of the object in relation to the lens. ओके,
अब ये लेंस वाली वीडियो अगर तुम लोग को याद है, लेंस वाले लेक्चर याद है, हमने कहा था कि भाई ये फ्लैट से दिस इज द लेंस, तो एंड दिस इज द फोकल लेंथ एफ। तो हमने बिल्कुल आखिरी वाला केस पढ़ा था मैग्नीफाइंग ग्लास का, कि जिसमें हमने एफ के बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था अपने, एंड उसके अंदर हमारे पास जो रे डायग्राम बन रही थी दैट वाज समथिंग लाइक दैट, something like that, okay, if I assume that this is the focal length, okay, and if you continue both the rays backward, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना वो कन्वर्ज हो रहे थे, और फोकल यहाँ पे तुम्हारे पास जो है इमेज बन रही थी, दिस इज द इमेज एंड दिस वाज द ऑब्जेक्ट, राइट। तो तुम ये दिस इज द केस फॉर द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास में हमेशा ऑब्जेक्ट को जो है ना इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ रखना होता है, या फोकल लेंथ के आगे रखना होता है, और लेंथ से पहले रखना होता है, ओके। सो हम कह सकते हैं कि भाई बिटवीन द फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट एंड द लेंस, आगे आ जाइए। Describe the position of the image in relation to the lens and the object. अब देखो तुम्हें ये भी दिख रहा है कि तुम्हारे पास जो है ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बन रही है, सही है। एक तो सेम साइड पे बन रही है लेकिन फोकल लेंथ से पीछे बन रही है, क्या ये बात दिख पा रही है मुझे, क्या ये बात दिख पा रही है? Yes. सही है। सो हम कह सकते हैं कि भाई इमेज इज एट द सेम साइड बट बिहाइंड एफ, ओके, बिहाइंड फोकल पॉइंट, ओके। लेकिन अगर तुम इतना भी लिख दोगे कि इमेज इज एट द सेम साइड, तो भी तुम्हें नंबर मिल जाएगा। अगर तुम्हें ये चीज़ याद नहीं है देन कोई मसले की बात नहीं है, ओके, आगे आ जाइए। Give three properties of the image formed by a magnifying glass. ब्रो ये तो याद होना चाहिए ब्रो। A. नहीं भूल गए हो? अरे यार देखो, हम देखो एक तो हमने कहा था कि भाई इमेज को अगर देखो, ऑब्जेक्ट को देखो, तो दोनों अपराइट में दिख रहे हैं, सही है, अपराइट, ओके। हमने कहा था कि अगर दोनों सेम साइड पे बनते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है, सही है, वर्चुअल। और हमने ये कहा था कि भाई हमारे पास जो है तुम्हें देखने से लग रहा है कि इमेज का जो साइज है वो इन लार्ज है, तो उसके लिए इन लार्ज के बजाय हम वैसे मैग्नीफाइड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफाइड, ओके। तो ये तीन हमारे पास इमेज की कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। परफेक्ट, सही हो गया। तो अब ये एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन क्लास थी, सही है। देखो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस बता दिए हैं कि किस किस तरह से आएंगे, सही है। लेंस का एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का देना है, सही है, कि जिसके अंदर तुमने रे ड्रॉ करनी होगी, राइट। एक लेंस का इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बी केयरफुल, ओके। वेव्स के क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, वेव के चूंकि बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होता है, लेकिन मैंने इतना बता दिया कि रिफ्रैक्शन में मैंने तुम्हें क्वेश्चन देना है, ओके। रिफ्रैक्शन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसका कोई ना एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ओके। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, सही है। एंड तीसरा क्वेश्चन ये इस तरह का होगा, क्या बोलते हैं अपना, ये जो तुमने यहाँ पे पावर और ये एम सी डेल्टा टी वगैरह लगाया, तीसरा एक क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर होगा, ओके। एंड तुम्हारे पास ये एक्सप्लेनेशन वाला ये कुछ इस तरह का जो है ना, कोई ऐसी चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि मैं डाल दूँ, सही है। तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, प्रेशर टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तीनों पता होने चाहिए, सही है। हमने ये वाली चीज़ें बहुत टेस्ट की हुई है, प्रेशर और वॉल्यूम बहुत टेस्ट बहुत बहुत दफ़ा आता है, तो मैं मे बी कोई और सा रिलेशन चेंज करके दे दूँ, ओके। सो बी केयरफुल, सही है। तैयारी अच्छी करना प्लीज़, वेंसडे को इंशाल्लाह फिर टेस्ट के साथ आपके साथ मिलते हैं, ओके। चलिए बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लगा दोगी, ओके। टिल देन टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।